हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ ग्रेड 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो पिछले वीडियोस में मैंने फर्स्ट टॉपिक प्राइड एंड प्रिजुडाइज ये कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख लेना। और आपको कैसे लगती है हमारी क्लास, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना। अब चलिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की समरी हम देख रहे थे तो उसको शुरू करते हैं। ओके, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखा था? चार्ल्स डिकन ने लिखा था। और मैं कल इसके ऑथर, इलिस्ट्रेटर, कवर आर्टिस्ट, लैंग्वेज, इसका जैनर, सेटिन, ये सब कुछ मैं आपको कल बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाकर देख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में किसके बारे में बताया गया है। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ओके, ये हमने कल देखा था। और मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल नॉवेल में इसमें मतलब हिस्ट्री में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी तो उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग सफ़र हुए थे, है ना, लोगों के साथ में क्या हुआ था। ओके, तो ये सब कुछ हमने देखा था। और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक नॉवेल है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, तो हम लोगों ने ये कैरेक्टर भी सारे पढ़ लिए थे कल। ओके, तो आप एक बार जाकर पूरे सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कौन से कैरेक्टर ने क्या किया था और किसका क्या रोल था। अब हम चलते हैं कहानी के सारांश की ओर में। जो समरी है हमारी इस स्टोरी में कि इस स्टोरी के अंदर क्या मतलब बताया गया है, स्टोरी क्या है ये। ओके, और ये कहाँ हुई थी, ये घटना कहाँ हुई थी, है ना, ये फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई थी, इसमें किस किस ने क्या क्या किया, ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो कहानी का सारांश है। और कहानी कौन सी थी, स्टोरी जो नॉवेल है हमारा कौन है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसके चार्ल्स डिकन राइटर हैं, है ना। और यह उपन्यास मुख्यतः दो शहरों लंदन और पेरिस, ओके, इंग्लैंड और फ्रांस, है ना, लंदन और पेरिस में घटित होता है। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी वो क्रांति, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर नॉवेल था चार्ल्स डिकन का। चार्ल्स डिकन की मतलब सबसे ज़्यादा नॉवेल की, जिस नॉवेल की प्रतियां बिकी, या कह सकते हैं कि जो नॉवेल अभी तक चल रहा है ना, तो वह है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वो ऐसा है। ओके, अब इसमें हमने मुख्य पात्र भी देखे थे कि कौन कौन कैरेक्टर थे, हमारे मेन कैरेक्टर कौन थे। तो हमने देखा था कि इस नॉवेल का हीरो जो था चार्ल्स डार्ने था, है ना। और चार्ल्स डार्ने जो एक फ्रांसीसी कुलीन अन्यायपूर्ण व्यवस्था से दूर होकर इंग्लैंड आ जाता है। ओके, वो एक राजघराने से रिलेटेड होता है चार्ल्स डार्ने, और ये ऐसे कह सकते हैं कि वो राजकुमार होता है। और उसके पापा और उसके चाचा और ये सब लोग बहुत क्रूर होते हैं, है ना। ये लोग जो किसान लोग होते हैं उनसे कर वसूलते हैं और उनको एक निश्चित तौर पे मतलब कुछ पैसे देते हैं, और अगर वो कर लगान नहीं चुका पाते हैं, है ना, या फिर उनका जो उनको क्या बोलते हैं ना, इसको उधार देते हैं और वो उधार नहीं चुका पाते हैं तो वो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे और उनकी बहू बेटियों को भी उठा उठा कर ले जाते थे। ओके, तो ये जो चार्ल्स डार्ने होता है इसको ये सब कुछ पसंद नहीं होता है, ये सब कुछ, तो वो इन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के और इंग्लैंड आ जाता है। ओके, और इंग्लैंड में आने के बाद उसकी जो मीटिंग होती है वो ल्यूसी मैनेट से होती है। और है ना, ये ल्यूसी मैनेट कौन थी? लूसी मैनेट थी इस नॉवेल की हीरोइन है ये। ओके, और डॉक्टर मैनेट की बेटी थी ये, है ना। तो ये चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। तो लूसी मैनेट कैसी थी? एक दयालु समर्पित महिला थी जो चार्ल्स से प्रेम करती थी, सॉरी करती है, मतलब अभी नॉवेल है अभी, तो उसमें सब कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, तो हम भी ऐसे ही इसको पढ़ेंगे। और डॉक्टर मैनेट जो थे वो लूसी के पिता हैं और वो फ्रांस में 18 साल से कैद रहते हैं, है ना, क्योंकि जो राजघराने के लोग होते हैं ना, तो वो लोग ऐसे होते थे कि अपना जो मतलब अपने ऊपर जो भी उनकी जो कोई गलती होती थी ना, तो वो किसी और इंसान को डाल के निर्दोष इंसान को फंसा देते थे और फिर उसको सजा करवा देते थे। ओके, तो डॉक्टर मैनेट जो थे वो पीड़ित व्यक्ति रहते हैं और वो किसी और की गलतियों की सज़ा भुगतते हैं, है ना। और 18 साल से पूरा 18 साल से वो कैद रहते हैं, है ना, फ्रांस की जेल में।
ओके। और सिडनी कार्टन है हमारा नेक्स्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे नॉवेल का। ये एक इंग्लिश वकील रहता है, ओके, और जिसका जीवन अर्थहीन लगता है उसको। वो सोचता है कि क्या ही मेरा, कैसी मेरी लाइफ है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई, है ना, मैं कुछ भी करता हूँ तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और ये बहुत शराब पीता है और अपनी लाइफ को वेस्ट करता है कुल मिला के। फिर इसको जब लास्ट में समझ में आता है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है, तब जाके ये फिर लूसी मैनेट और चार्ल्स डार्ने के लिए, है ना, बलिदान देता है ये। ओके, तो ये उसका सबसे बड़ा बलिदान होता है ना। और सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने ये जो थे हम शक्ल थे, ये दोनों इस नॉवेल में ऐसा दिखाया है कि ये दोनों हम शक्ल होते हैं। तो चार्ल्स डार्ने जब फ्रांस, मतलब इंग्लैंड आ जाता है, ओके, अब इंग्लैंड आ तो जाता है वो, लेकिन फिर क्या होता है कि वो है ना फ्रांस में अपने एक नौकर की हेल्प करने के लिए जाता है। और नौकर बोलता है कि मतलब मेरी सारी ज़मीन ले ली है, ऐसा वैसा, तो आप मेरी हेल्प करिए, आप बहुत अच्छे हैं, है ना। तो वो जाता है वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसको भी वहाँ पे क्रांति शुरू हो चुकी थी, है ना, गरीब किसानों के और अमीर लोगों के बीच में, जो उनके बीच में मतलब क्रांति शुरू हो गई थी। तो गरीब लोग जितने भी थे ना, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अमीरों को मार देते हैं। जो भी जमींदार होते हैं, है ना, साहूकार होते हैं या जो सामंतवादी होते हैं ना, उन लोगों को मार देते हैं, और नहीं मारते हैं तो उनको जेल में बंद कर देते हैं। ऐसा सब कुछ चलता रहता था उस समय, है ना। तो जो चार्ल्स डार्ने होता है वो लूसी से शादी करके इंग्लैंड में सेटल हो जाता है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि बाद में वो जब जाता है वहाँ पे, तो उसको में बंद कर देते हैं वहाँ के क्रांतिकारी लोग। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है। कहानी की शुरुआत होती है इम्पोर्टेंट जो पंक्तियाँ हैं, ये है ना, ये आपको याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइंस है, ये लाइंस एग्ज़ाम में पूछी जाएगी कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम। ओके, अब बेस्ट टाइम किसके लिए था? किसानों के लिए। और रोस्ट टाइम किसके लिए था? सामंतवादियों के लिए, है ना। तो ये अच्छा वक्त भी रहता है, अच्छा समय भी है और बुरा समय भी है। तो डॉक्टर मैनेट जो फ्रांस की जेल से रिहा होकर अपनी बेटी के साथ में रहने लग जाते हैं, और लूसी की शादी चार्ल्स डार्ने से हो जाती है, जो कि एक असल फ्रांसीसी राजघराने का सदस्य होता है ना। वो होता तो फ्रांसीसी है, लेकिन इंग्लैंड में जाके, और वो है ना अपनी पहचान भी छुपाता है। एवरमोर होता है, लेकिन वो अपनी माँ की सरनेम लगाता है, पीहर वालों की डार्ने लगा देता है ना। तो इसीलिए उसको चार्ल्स डार्ने कहा जाता है पूरे नॉवेल में। ओके, तो वो क्या करता है कि अपनी परिवार की क्रूरता से दूर होना चाहता था, इसीलिए वो इंग्लैंड चला जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, क्लाइमैक्स आता है इसमें। ये पूरा नॉवेल ऐसे उतार चढ़ाव में चलता रहता है। फिर लास्ट में क्लाइमैक्स क्या होता है कि कुछ समय के बाद चार्ल्स अपने पुराने नौकर की मदद करने के लिए पेरिस लौटता है। वो फ्रांस जाता है ना, वो अपने घर जाता है। लेकिन वहाँ पे क्रांति छिड़ गई थी, फ्रांस की क्रांति शुरू हो चुकी थी। तो क्रांतिकारियों को जब पता चलता है कि चार्ल्स डार्ने एवरमोन फैमिली से हैं, राजघराने से हैं, ये राजकुमार हैं, तो उसको भी वो पकड़कर जेल में डाल देते हैं। और उस पर भी कुलीन होने का आरोप लगता है कि भाई तुम उस फैमिली से हो, मतलब तुम भी गुनहगार हो। ओके, कहते हैं ना कि आटे के साथ गुण भी पिस जाता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती वो भी उसमें आ जाता है, मतलब, है ना। और हम लोग कहते हैं ना कि वो अगर बुरे के साथ में कोई अच्छा इंसान रहता है तो उसको भी बुरा ही माना जाता है। तो सेम ऐसा ही चार्ल्स डार्ने के साथ में होता है। तो चार्ल्स डार्ने को वो लोग सब गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और वहाँ पे क्रांति बहुत उग्र रहती है, उग्र हिंसा फैली हुई रहती है वहाँ पे राजाओं के विरोध में, है ना। और ये भी राजघराने से होता है, तो इसको भी मौत की सज़ा सुना देते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसको जेल में डाल देते हैं और इसको मौत की सज़ा सुना देते हैं। फिर बाद में सिडनी कार्टन जो होता है, वो सिडनी कार्टन डार्ने का हमशक्ल होता है, तो वो भी लूसी से प्यार करता था, है ना। और वो लूसी से प्यार करता था, लेकिन उसको पता था कि इस जन्म में तो लूसी मेरी हो नहीं सकती है, तो मैं अगला जन्म लूँगा और अगले जन्म में लूसी मेरी होगी, है ना, ऐसे करके। तो वो पिछले पुनर्जन्म में भी वो विश्वास करता था ऐसा। तो वो क्या करता है कि डार्ने का हमशक्ल होता है ना वो, तो वो चला जाता है जेल में और डार्ने को बाहर भेज देता है ना। और डार्ने को बचा लेता है और खुद डार्ने की जगह गिलोटिन पर चढ़ जाता है ना। और उसको फांसी हो जाती है।
तो इस प्रकार वो क्या करता है कि डार्ने और लूसी को एक करता है और उनकी फैमिली की हेल्प करता है। और सिडनी कार्टन की जो लास्ट वर्ड्स थे सिडनी कार्टन के, जब वो मर रहा था, है ना, जब उसको फांसी की सज़ा हो जाती है ना, और होती चार्ल्स डार्ने को है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ये सिडनी कार्टन है। तो जब उसको फांसी होने वाली रहती है तब उसकी लास्ट जो वर्ड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले वर्ड्स भी, ये भी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं कि ये कौन से नॉवेल से हैं या ये किसने कहे थे। ओके, या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सिडनी कार्टन के लास्ट वर्ड्स क्या थे, है ना। ओके, चलिए, तो सिडनी कार्टन के अंतिम शब्द और उपन्यास के आत्म बलिदान और पुनर्जन्म के मुख्य विषय को दर्शाता है कि मतलब पुनर्जन्म को, कि मैं फिर से जन्म लूँगा, है ना, मैं अभी आत्म बलिदान कर रहा हूँ, ऐसे करके पूरा। तो इट इज़ अ फॉर बेटर थिंग्स दैट आई डू देन आई हैव एवर डन, है ना। ये उसके अंतिम शब्द होते हैं, किसके होते हैं, सिडनी कार्टन के। ओके, चलिए, आई होप आपको ये पूरा नॉवेल अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसमें बहुत सारे जो चार्ल्स डिकन्स हैं उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट कोटेशन लिखे हैं कि इसमें बताए हैं कि ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और अगर नहीं तो इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, आप कमेंट करके बताना। और चलिए हम देखते हैं कि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से कोटेशन हैं। तो फर्स्ट में अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेमोरेबल कोटेशन था वो था उसकी लाइंस, जब इस नॉवेल की ओपनिंग होती है तो उसमें लिया हुआ रहता है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, है ना। ये नॉवेल की शुरुआत इसी सेंटेंस से होती है, द फेमस ओपनिंग लाइन दैट सेट्स द टोन फॉर द नॉवेल्स थीम ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड ड्यूअलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं। सेकेंड वाला है अ वंडरफुल फैक्ट टू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट एवरी ह्यूमन क्रिएचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी दैट प्रोफाउंड सीक्रेट एंड मिस्ट्री टू एवरी अदर। अब मैं इन सब का हिंदी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को ये एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ ही पूछे जाते हैं और आपको इसको थोड़ा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये किसने कहा था, ये कहा था चार्ल्स डिकन ने कहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट है आई सी अ ब्यूटिफुल सिटी एंड अ ब्रिलियंट पीपल राइजिंग फॉर धीज अबाइज, है ना, अबाइज। ओके, आई सी अ ब्यूटिफुल सिटीज़ एंड अ ब्रिलियंट पीपल राइजिंग फ्रॉम दिस अबाइज। ये किसने कहा था, फ्रॉम सिडनी कार्टर्स फाइनल प्रॉफेटिक विज़न, है ना। वो एक विज़न देखता है और उस विज़न में ये सब कुछ, जो लास्ट में वो मरने वाला होता है ना, तब उसमें ये विज़न देखता है और उस विज़न में ये सब कुछ वो बोलता है, ऐसा। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं हम। फोर्थ वाला है इट इज़ अ फॉर बेटर थिंग्स दैट आई डू दैट आई हैव एवर डन, है ना। ये भी सिडनी कार्टन के लास्ट वर्ड्स होते हैं, है ना, ये अभी हमने पढ़े थे। ओके, सिडनी कार्टन्स लास्ट वर्ड एक्सप्रेसिंग रिडम्पशन एंड सेक्रीफाइस, उसका आत्म बलिदान और पुनर्जन्म के बारे में वो सब बताता है ना। तो ये उसके लास्ट वर्ड होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये दो लाइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक तो ये वाली सिडनी कार्टन के लास्ट वर्ड, और एक जो ओपनिंग में पूछते हैं कि इस नॉवेल की ओपनिंग के जो लास्ट जो स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा होता है, तो ये वाला होता है इट वॉज द बेस्ट टाइम, इट वॉज द वर्स्ट टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा और लास्ट सेंटेंस पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको सेशन कैसा लगता है, मेरी क्लास कैसी लगती है, आपको लाइक ज़रूर करना है। ओके, और इसके बाद वाले वीडियोस रहेंगे हमारे चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफी के ऊपर, कि चार्ल्स डिकन कौन थे और चार्ल्स डिकन ने क्या क्या किया था, उनके कितने नॉवेल्स हैं जो बहुत फेमस है ना। तो वो सब कुछ आने वाला है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और हमारा लास्ट फिफ्थ वाला हम कोटेशन देख लेते हैं कि लास्ट फिफ्थ वाले कोटेशन में क्या कहा गया है। आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ सेट द लॉर्ड। ओके, ये वाली लाइन हमारी लास्ट, ये कोटेशन लास्ट है। और इस कोटेशन में जो नॉवेल है, नॉवेल रिपीटेड इन द नॉवेल, ये नॉवेल में बार बार रिपीट होता है। रिफ्लेक्शन क्रिश्चियन थीम्स होती हैं ना, क्रिश्चियन थीम्स ऑफ रीबर्थ, मतलब क्रिश्चियन थीम्स जो होती है ना कि पुनर्जन्म के ऊपर वो थोड़ा सा बिलीव करते हैं, तो उसी के ऊपर ये वाली लाइन बार बार कही जाती है। एंड सेल्वेशन, है ना। तो ये हमारा लास्ट सब कुछ फिनिश हो गया है।
इसमें ये कोटेशन है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको क्या बायोग्राफ़ी के बारे में, चार्ल्स डिकन की बायोग्राफ़ी के बारे में आपको जानना है या नहीं जानना है, ये आप मतलब ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है ना। ओके, चलिए तो हमारा सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।